मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। मैं बताता हूँ आपको कब रिकॉर्ड करना है। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई कैन सी सो मेनी एक्साइटेड फेसेस। कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है आज की कुछ नया मिलेगा, कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है? अगर आप एक्साइटेड हो तो आपका हैंड रेस कर सकते हो। हैंड रेस मतलब वर्चुअल हैंड रेस करना है, हाथ नहीं खड़ा करना है, वर्चुअल हैंड रेस करना है। वाओ, सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस ऑन स्क्रीन। आई कैन सी। वाओ, आप बहुत बहुत सारे लोग बहुत अमेजिंग दिख रहे हो। ओके, सबसे प्यारी दिख रही है शकुंतला गायकवाड़। हाय, छान दिसतायत, गोड दिसतायत तुम्ही। सो शी इज लुकिंग अमेजिंग। एंड हमको श्रीनू जी भी बढ़िया दिख रहा है एकदम। वेरी गुड श्रीनू जी। ओके, यस, सुरेखा मीरज गावे। हाय सुरेखा, हेलो। सरोजनी हिबारे, हेलो। हर्षदा कुंजीर, हेलो हर्षदा। यस, शोभना मॅडम नमस्कार। चिवताई, झालं का उडणं? छान। हेलो सारिका। यस, अश्विनी राउत, लुकिंग गुड। रंजीत कुमार शॉ। यस रंजीत, आप आपके जैसी और एक फेस है जो हमारे सेशन पे पहले आते थे। उनका नाम है ये अपना राजगुरुनगर वाली साइड से थे वो। वनिता, काय नाव होतं त्यांचं? वनिता, वनिता आपके एक गेस्ट थे। सर की एकदम पूरी तरीके से सर का फेस कट वैसे ही दिखता है। वो बोलते हैं ना कि एक एक आदमी के चेहरे के 7 लोग होते हैं, तो आपका एक भाई हमने ढूंढ लिया है। अभी 6 आपको ढूंढने पड़ेंगे उसमें। ओके, मैं आपको बताऊंगा, मेरे को उनका नाम भी याद आ गया था मगर फिर से स्लिप हो गया। मैं बताऊंगा आपको उसमें। ओके, यस। आरती ठाकुर, यू आर लुकिंग अमेजिंग। यस, हेमंत राजे सर भी एक्साइटेड है, लुकिंग डिसेंट। यस, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। यस, और बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। ओके, अमेजिंग। यस, यादव सर इज लुकिंग फैंटास्टिक। ओके, यस। आज का जो हमारा सेशन है फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये होने वाला है इनफर्टिलिटी पे। बहुत ही हाई लेवल की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आप सब लोगों को। मगर वो इंफॉर्मेशन तभी काम की है जब आप लिख लोगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफी सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। मगर अगर आपने लिख लिया तो ही आपके काम का है। हो सकता है कि शायद आप जो है, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो सकता है आपके घर में किसी को, भाई को हो सकती है, बहन को हो सकती है, आपके घर में कोई और व्यक्ति हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में कोई और व्यक्ति हो सकता है जो अभी इस प्रॉब्लम में से जा रहा है। या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ऐसे लोगों के साथ मिलोगे जिन्हें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। या इम्पोर्टेंटली, अगर अभी तक आपका फर्टिलिटी प्रूव नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में आपकी भी टेस्ट होने वाली है अबाउट फर्टिलिटी। सो ये सेशन एक्चुअली उस उन सारे महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख लीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, आप में से कौन कौन ऐसा है, आप आपका हैंड रेस कर सकते हो, जिन जो अभी फर्टिलिटी के से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो। आप हैंड रेस कर सकते हो। ओके, अश्विनी। और कौन है? ओके, सुषमा, राजश्री, हर्षदा कुंजीर। ओके, और कौन कौन है? आप हैंड रेस कर सकते हो। जिन जिन लोगों को फर्टिलिटी से रिलेटेड अभी या तो आपका कुछ ट्रीटमेंट चालू है या आप यहाँ पर आए ही इसलिए हो हमारे यहाँ पर, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो और आपको कुछ सालों से फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको निकालनी है, जिसके लिए आप एक्चुअली यहाँ पर आए हो। हरीश, आपको सामने आना पड़ेगा दोस्त, आप दिखाई नहीं दे रहे हो उनको। यस, और कोई है? सो आई कैन सी फ्यू पीपल। यस हरीश, नोटबुक और पेन नहीं लेकर बैठे दोस्त आप? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए जरूरत है। आप तो अभी तक तैयार ही नहीं हो। नोटबुक पेन ले लो जल्दी से। ओके, यस हर्षदा कुंजीर, नोटबुक पेन घेतली आहे? व्हेरी गुड. सुषमा मॅडम, तुम्ही घेतली आहे का नोटबुक पेन? क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है, अमेजिंग। एंड आई थिंक अश्विनी लाडे नाम से भी एक मैडम थे जिन्होंने हैंड रेस किया था। अगर आप भी हो अश्विनी तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। यस स्वप्निल, ओके, आप भी फर्टिलिटी के लिए आए हो यहाँ पर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नोटबुक पेन रखी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड। यस, क्या बात है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नोटबुक और पेन रेडी रखिएगा, यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नाउ। अच्छा, आपने पहले से ही चालू रखी है, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है
और मैं पिछले 9.5 साल से एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टॉपिक से रिलेवेंट एक्चुअली इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास में आए थे, या रिजल्ट के लिए मेरे यहाँ पर आए थे। और पिछले 9 सालों में ऐसे कई सारे ऐसे जेंट्स है, लेडीज है, जिनको या तो स्पर्म काउंट से रिलेटेड इशू था, या तो जिनको ओव्यूलेशन से रिलेटेड इशू था, पीसीओएस पीसीओडी से रिलेटेड इशू था, या उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, अनडायग्नोज थे, मतलब क्यों ऐसा उनके साथ में हो रहा है वो पता नहीं चल रहा था। और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वो लोग ऑलरेडी ले चुके थे, लाखों रुपया खर्च कर चुके थे, और उसके बाद में एक्चुअली उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। और विथ ऑल गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान की कृपा से, और जो भी हम लोगों ने प्लान दिए थे उनको, मैं भगवान की कृपा से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज लिख लीजिएगा, एक पावर का आशीर्वाद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे कंडीशंस में स्पेसिफिकली। वैसे तो जिंदगी में रहना जरूरी है, मगर ऐसे कंडीशंस में तो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पावर का हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन सारे लोगों ने बहुत सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने इनको बताए, हमारे ऊपर विश्वास रखा। लिख लीजिएगा, विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना विश्वास रखे एक्चुअली नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड। आपकी बहुत सारी टेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाने वाली होती है। जब आप की फर्टिलिटी नहीं है और आप चाहते हो आपको फर्टिलिटी के अंदर आपका कन्वर्जन होना है, तो बहुत सारी चीजों के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, आपकी सोच में भी करने पड़ते हैं, आपके खाने पीने में करने पड़ते हैं, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर करने पड़ते हैं। ओके, आपके डाइट में करने पड़ते हैं। ओवरऑल में बहुत सारी जगह पे चेंजेस करने पड़ते हैं। और बहुत ज्यादा विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ मेरे साथ में अच्छा होने वाला है, या जो चीजें मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ में होने वाली है। इन चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास रखना पड़ता है, जबकि आपको नजर आ रहा है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, मतलब आपके हिसाब से आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको एक्चुअली वो विश्वास रखना पड़ता है। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मेरा नाम अमित कुलकर्णी है, और मेरा मिशन आप लिख सकते हो। हमारा जो मिशन है वो है स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। ओके, हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो है वो अच्छी जिंदगी जिए, वो खुशहाल जिंदगी जिए, और उसको किसी भी तरीके से उसके स्वास्थ्य में कभी भी दिक्कतें नहीं आए। नंबर 1 ये है हमारा पहला मिशन। दूसरा मिशन हमारा है आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो स्वस्थता से क्या होने वाला है, आप यहाँ पर आने के बाद में अवेयरनेस आपके अंदर आने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। और उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बना सकते हो। सोशली भी आप यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। सो हमारा मिशन ही है स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत। और आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आप देखोगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हमारे इस मिशन की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं, विच इज इनफर्टिलिटी। ओके, सो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है आप लिख सकते हो। कोई भी फीमेल जब 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद में प्रेग्नेंट नहीं रहती, तो उसे इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में देखा जाता है। कोई भी लेडी जब 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है और वो प्रेग्नेंट नहीं रहती, तो उसे इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में देखा जाता है। टोटल अगर मैं समझूंगा कि 100 केसेस है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो इसमें से आप लिख लीजिएगा 30% से 35% के बीच में के जो केसेस है, इसमें मेल इनफर्टाइल होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल ही इनफर्टाइल हो। ओके, मेल इनफर्टाइल होते हैं। अराउंड 30+% फीमेल इनफर्टाइल होती है। 10% ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर दोनों भी इनफर्टाइल होते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता, मतलब दोनों की भी फर्टिलिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, ओके, वहां पर बाकी के इंटरनल टेस्ट बता रहे हैं कि वो सारे दोनों के नॉर्मल हैं, मगर उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रह रही। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। अब आपने कब कंसर्न रहना है? ओके, व्हेन शुड वन पर्सन गेट कंसर्न्ड, लिख लीजिएगा। जब भी
मतलब सबसे पहले तो हमने कंसर्न रहना क्यों है, बिकॉज WHO जो है वो ये बताता है, या वर्ल्ड फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग 2020 के अंदर स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो फर्टिलिटी रेट्स है दुनिया भर में ये गिरते जा रहे हैं। ये 3.2 से 2.5 पे 2019 तक आ चुके हैं। 3.2 का मतलब क्या है, एक लेडी की एक लेडी एवरेज में 3.2 बर्थ्स दे सकती है, ओके, या देती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो वो जो रेशियो है वो 3.2 से 2.5 पे आया है। अभी बहुत बार लेडीज के माइंड में कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल होता है, व्हाट इज द राइट टाइम टू कंसीव। मैं प्रेग्नेंट तो बनना चाहती हूँ, मगर कौन सा वो राइट टाइम है जिसमें मुझे कंसीव होने का पूरा चांस रहेगा। नंबर 2, मुझे क्यों कंसीविंग नहीं हो रही है, मुझे क्यों कंसीविंग नहीं हो रही है, मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो यहां पर एक सवाल आता है, शुड आई रियली बी कंसर्न, क्या सच में मुझे कंसर्न रहने की जरूरत है, क्या सच में मुझे चिंता करने की जरूरत है। मेरी साइकिल्स इरेगुलर है, मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मैं अपने हाथों से कुछ गलत कर रही हूँ। ऐसे अनगिनत बहुत सारे सवाल एक लेडीज के माइंड में आते हैं। हम इनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब अभी देने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। 27 साल की उम्र के बाद में प्रेगनेंसी के रेशियोज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। आज की डेट में कई बार जो लेडीज है, जो गर्ल्स है, वो मैरिज ही लेट करती है, या तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, या तो या तो एजुकेशन की वजह से, या तो जॉब में टाइम ही नहीं है की वजह से, या तो मुझे अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। तो मम्मी डैडी कोई किसी को लेके आते हैं मगर वो मना कर देते हैं, और फिर अपना अपना ढूंढना शुरू रखते हैं, मगर उन्हें कोई उनका मिस्टर राइट नहीं मिलता, और वो मिस्टर राइट के ढूंढने ढूंढने में इनको काफी लेट हो जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। सो डू यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो आप। सो 27 साल के बाद में बहुत बार देखा गया है कि मेजर इनफर्टिलिटी के रेट्स बढ़ जाते हैं। अभी बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। और एक मेन सिम्टम है इनफर्टिलिटी का, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। हो सकता है कि उसके पीरियड्स इरेगुलर है या absent है। हो सकता है कि उसके पीरियड्स इरेगुलर है या absent है। और मैन, मतलब मेल्स विथ इनफर्टिलिटी के अंदर इश्यूज आ सकते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स के, हेयर ग्रोथ में, और उनके सेक्सुअल फंक्शनिंग में ये चीजें देखी जा सकती है। मतलब कई बार ऐसे होगा कि मेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो वो मेल्स कैसे पहचान सकते हैं कि उनके जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है, उनका जो सेक्सुअल अराउजल है, उसके अंदर उनका ये काफी कम हो जाएगा, सेक्सुअल अराउजल उनका काफी कम हो जाएगा, और उनके बॉडी पर हेयर ग्रोथ के अंदर भी चेंजेस दिखाई देंगे। तो ऐसे कंडीशन में यू नो काफी बार मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी में दो टाइप होती है, एक को बोला जाता है प्राइमरी और एक को बोला जाता है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है जब कोई कपल 12 महीनों तक कंसीव करने की कोशिश करता है विदाउट यूजिंग एनी बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स, और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तब वो उसकी कोशिश जारी है। तो 12 महीने तक उसने कोशिश करी है मगर नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है ऑलरेडी उस लेडी को एक बच्चा हो चुका है, मगर अब वो सेकेंड टाइम ट्राई कर रही है या थर्ड टाइम ट्राई कर रही है, और अब वो कंसीव नहीं हो पा रही है। तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ओके, बढ़िया डेटा है।
ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा इस बात को। 35 साल के अंदर में अगर कोई लेडी 1 साल तक कोशिश करती है तो उसे समझा जाएगा इनफर्टाइल। मगर अगर 35 साल के ऊपर आपकी उम्र है और आप 6 महीने या उससे ज्यादा से कोशिश कर रहे हो तो आपको अनफर्टाइल अपने आप को समझना, इनफर्टाइल अपने आप को समझना जरूरी है। और उसके लिए फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्टिलिटी में इंप्रूवमेंट आए तो कुछ चीजें करना जरूरी होगी, जो हम आगे चल के बात करने वाले हैं। ओके, तो 35 साल के अंदर की अगर एज है तो 1 साल में होना चाहिए तो इनफर्टाइल होगा। 35 साल के ऊपर है तो 6 महीना। क्यों? बिकॉज 35 साल के बाद में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जितना डिले करेंगे 35 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट्स को लेने के लिए या सही चीजों को करने के लिए, तो दैट विल बी अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। प्राइमरी इनफर्टिलिटी सिर्फ 14.5% लोगों में होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी सिर्फ 14.5% लोगों में होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तकरीबन 13.5% लोगों में होती है। मतलब टोटल इनफर्टिलिटी का परसेंटेज कितना हो गया फ्रेंड्स? 14 + 13, 27% लोग जो है वो इनफर्टिलिटी से अभी गुजर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट। अब ये एक बात को थोड़ा सा सीखना और समझना जरूरी है, जिसे बोला जाता है टाइम्ड इंटरकोर्स। टाइम्ड इंटरकोर्स। तो फीमेल्स के प्रेग्नेंट रहने के सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं? लिख लीजिएगा, उनके फर्टाइल डेज में। उनके फर्टाइल डेज में। तो ये कैसे समझ में आएगा कि आपका फर्टिलिटी का डे कौन सा है या कौन से टाइम पे अगर आपका इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल एक्शन आपकी होती है, तो आपके प्रेग्नेंट रहने के चांसेस सबसे ज्यादा है। वो आपको कैसे समझना है आप नोट कर सकते हो। आप देख सकते हो नॉर्मली कुछ लेडीज को 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है पीरियड्स आने के बाद में, कुछ को 5 होती है, कुछ को 7 होती है। ओके, आप यहाँ पर देखिएगा। सो 1 to 7 डेज की जो पीरियड है, ये जो है, ये ब्लीडिंग पीरियड को अगर हम लोग मानते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है उस दिन से काउंटिंग शुरू होगी। सो 1 दिन से लेकर 7 दिन तक या 1 दिन से लेकर 11 दिन तक आप लिख सकते हो, ये आपका फॉलिक्यूलर फेज है। फॉलिक्यूलर फेज, जिसके अंदर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो आपको प्रेगनेंसी रहेगी। जब आपके पीरियड्स आते हैं उस दिन से लेकर 11वें दिन तक अगर आप इंटरकोर्स करते हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो, तब भी चांसेस बहुत कम होंगे कि प्रेगनेंसी होगी। मगर यही अगर 12वें दिन से 16वें दिन के अंदर इंटरकोर्स होता है, 12वें दिन से 16वें दिन में अगर इंटरकोर्स होता है तो ये फर्टाइल डेज है। तो जो भी कपल्स अभी ट्राई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बच्चा हो, आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि 12 से 16 तारीख के बीच में आपका जितने बार हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आप इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड कर सकते हो। तो वहां पर फर्टिल, क्योंकि फीमेल की बॉडी ज्यादा फर्टाइल होती है, तो आपको वहां पर प्रेग्नेंट रहने के लेडीज को ज्यादा चांसेस होंगे। और 16 दिनों के बाद से लेकर जब तक फिर से पीरियड्स नहीं आ जाते, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज लूटियल पीरियड। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज लूटियल पीरियड। 16 दिनों से लेकर तकरीबन 28 दिनों तक, ये फेज के अंदर आप अगर ओपन इंटरकोर्स भी करते हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी करते हो, तब भी चांसेस ना के बराबर होंगे। तो समझिएगा, अगर आप एक कपल हो और आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो और आप हर बार जब कोशिश कर रहे हो, तो मान लीजिए आप पीरियड्स आने के बाद में 20 दिन के बाद में आप नॉर्मली ट्राई कर रहे हो, मे बी आपको कोई कारण होगा जिसमें हो सकता है हस्बैंड वाइफ अलग अलग दूर रहते होंगे, हो सकता है अलग अलग सिटीज में जॉब करते होंगे, ऐसा कुछ होगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा फिर, उनका बार बार जो मान लीजिए महीने में से कोई एक कपल मिलता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि गलतियां कैसे हो सकती है उसकी। तो कोई कपल अगर महीने में से एक बार मिलता है और मान लीजिए हर बार क्या हो रहा है कि वो लेडी का
17-18 दिन पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद में एक्चुअली वो कपल मिल रहा है। अब वो कितने बार भी कोशिश करेंगे, साल भर क्या 2 साल भी कोशिश करेंगे, तो लेडी लुटियल फेज में चल रही है जहां पे इनफर्टिलिटी ही रहनी है। तो इस कंडीशन की वजह से हो सकता है कि कोशिश आप चाहे जितनी मर्जी कर लो, मगर गलत जगह पे कोशिश, मतलब गलत टाइम पे कोशिश कर रहे हो, तो आपको सक्सेस रेट आपका नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर सबको? राइट। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, अगर एक कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है, तो आपको 12वें दिन से लेकर 16वें दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर आप करोगे तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे। इज दैट ओके? अगर जो अगर आप में से किसी को इसके बारे में सवाल है तो आप चैट विंडो में डाल सकते हो, या अगर आपको समझ आ चुका है तो आप लिख सकते हो कि यस अंडरस्टूड बोल के। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस। अब इनफर्टिलिटी का जो ट्रेंड है ये इंडिया में और बाहर की कंट्री में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रहा है हर साल। ये लिख लीजिएगा बस अभी आप। ओके। अब प्रोबेबिलिटी जो है प्रेगनेंसी की, वो नॉर्मली 20% रहती है हर कपल के, मतलब हर एक कपल के लिए हर एक साइकिल में। सो जैसे जैसे आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस, मैरिज होने के बाद में जैसे जैसे आपका इंटरकोर्स होने के नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जाते हैं और आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 महीने में सिर्फ 57% कपल्स जो है वो कंसीव कर पाते हैं, मगर 6 महीने में 72% कपल्स कंसीव कर पाते हैं। वैसे ही 1 साल में 85% और 2 साल में अराउंड 93% कपल्स जो है वो कंसीव कर पाते हैं। ओके। यस। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स की रीजंस क्या क्या है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो पहले फीमेल्स की बात करेंगे और फिर मेल्स की बात करेंगे। राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं। नंबर 1 रीजन पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मतलब ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट आ चुके हैं, या पॉलिप्स जब डेवलप हो जाते हैं तब भी होता है पॉलिप्स, आप यहाँ पर देख सकते हो दिखाया गया है। नेक्स्ट एडेशंस, एडेशंस की वजह से भी हो सकता है। आप देख सकते हो जुड़ने की वजह से एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को जुड़ रहा है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से, अगर कोई इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूंगा, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रहने के लिए काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर यूटेराइन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यूटेराइन सेप्टम है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं। तो अगर हम लोग, और एक बात लिख लीजिए, एजिंग भी एक रीजन है, मतलब इनमें से कोई चीज हुई नहीं है मगर बस एज बढ़ गया है लेडी का, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो तो ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स मतलब क्या, जिसमें ओवरी में से अंडा निकलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर। ओवरी में से अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, रीजन कुछ भी हो। ओके। तो ऐसे कंडीशंस इनफर्टिलिटी में 25% है। एंडोमेट्रियोसिस के कंडीशंस 15% है। पेल्विक एडेशंस 12% है। 11% ट्यूबल ब्लॉकेजेस है। ओके। और बाकी के भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हाइपर प्रोलैक्टेमिया। अब ये हो गया ये पार्ट से रिलेटेड, इसको छोड़कर भी और कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लेडीज प्रेग्नेंट नहीं रह पाते, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, लिख लीजिएगा। पिट्यूटरी डिसफंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जब वो ठीक से काम नहीं करता है तब भी इश्यूज आते हैं। बहुत सारे लेडीज को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तब भी होता है, आप लिख लीजिए हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होता है। ओके। नेक्स्ट लिख लीजिए ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से भी होता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी। अब अगर आप देखते हो तो ओवरऑल में अगर दो चीजों पे काम किया जाए तो चांसेस बहुत हाई रहेंगे कि कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है।
कुछ चीजों पे अगर आप काम करोगे। नंबर 1 लिख लीजिए, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, सोच के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, आप लिख लीजिए, मेडिटेशन का। मेडिटेशन का, विजुअलाइजेशन का, विजुअलाइजेशन का। तो जितनी भी लेडीज अभी प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही है, ओके, हो सकता है आप बहुत सारे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, आपको इस टेक्निक का सबसे पहले इस्तेमाल करना है। दैट इज कॉल्ड एज, लिख लीजिए, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन में आपको क्या करना है, आपके माइंड में जितने भी ख्याल चल रहे हैं, आपको उन्हें बाजू में हटाते जाना है, और कोई भी आपके माइंड को शांत रखना है ताकि आपके माइंड में कोई सवाल नहीं आए। तो आपको प्रोएक्टिवली ध्यान देना है कि मैं ज्यादा सोचूं नहीं। नंबर 1, ज्यादा सोचूं नहीं, माइंड के ख्यालों को अलग अलग करते जाना, दैट इज मेडिटेशन। नंबर 2 इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आपको ये देखना है, जो भी शक्ति को आप मानते हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, गणपति बापा को मानते हो, भगवान श्री राम को मानते हो, किसी को भी, जिसको भी आप मानते हो, वो शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। ओके, कोई लोग होंगे जो अल्लाह को मानते होंगे, कोई लोग होंगे जो और कोई एनर्जी को मानते होंगे। ओके, तो आप जिसको भी मानते हो, वो एनर्जी की तरफ आपको आंखें बंद करके देखना है कि वो एनर्जी आपको आशीर्वाद दे रही है। और आपको देखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या बोला। लिख लेना इस चीज को, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है। आपके डॉक्टर ने शायद, हो सकता है, आपको बोला रहेगा तुम जिंदगी में कभी प्रेग्नेंट नहीं रह सकते, आपको तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स ही करनी पड़ेंगी। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, उनको जो मर्जी बोलना है बोलने दो। लिख लो, मेडिकल साइंस में लिमिटेशन है, मेडिकल साइंस में लिमिटेशन है, मेडिकल साइंस में। मगर भगवान के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, उस शक्ति के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। मेडिकल साइंस में है, डॉक्टर्स के पास है, ट्रीटमेंट्स के अंदर लिमिटेशंस है, भगवान की पावर में कोई लिमिटेशन नहीं। इस बात को समझना जरूरी है। तो आपको उस टाइम पर विजुलाइज करना है, आपकी बॉडी अंदर से अच्छा काम कर रही है, आपके पेट में बच्चा है, वो बहुत अच्छे तरीके से इंटरनली ग्रो हो रहा है, आगे चल के आपकी डिलीवरी हो गई। और आपको ये भी विजुलाइज करना है कि आप आपके बच्चे को साथ में लेके बढ़िया से उसका संगोपन कर रहे हो, मतलब आप उसको अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण कर रहे हो, ये आपको विजुलाइज करना है। इस पावर से आपके शरीर में जो भी निगेटिव इफेक्ट्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम 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 होते जाएंगे। आपको नहीं वाली बात सुननी नहीं है। जो जो भी कपल अपने आप को फर्टाइल करना चाहता है, उसको नहीं वाली बात नहीं सुननी है। ओके, ये बात सबसे पहले तो समझ लो। सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट नोट कर लीजिए, ओबेसिटी। ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज्यादा है आपकी हाइट से, तो आपको पहले वेट कम करना है। नंबर 3, हो सकता है आपका वेट नॉर्मल है, मगर आपके शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो आपको फैट कम करने हैं। नेक्स्ट, अब कैसे करोगे, लिख लो, बड़ा सिंपल सा प्लान देता हूं मैं। सारे कंडीशंस में एक सिंपल प्लान ही आपको इस्तेमाल करना है। आप लिख लीजिए, बेसिक ब्रेकफास्ट सुबह लेना है, दोपहर में खाना खाना है, शाम को फिर से बेसिक ब्रेकफास्ट लेना है। नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 और फॉर्मूला 14। फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 14, ये तीनों फॉर्मूलाज लेने हैं फीमेल ने। फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 14, ये तीनों फॉर्मूलाज लेने हैं। और ये तीनों फॉर्मूलाज राइटली लेने हैं along with the power of meditation and visualization। और लिख लीजिए, डेली बेसिस के ऊपर फिजिकली अच्छी तरीके से एक्टिव रहना है। लिख लीजिए, ओवर एक्टिव नहीं रहना है, ओवर एक्टिव नहीं रहना है, एक्टिव रहना है। मतलब क्या, नॉर्मली 10-12 हजार स्टेप्स करेंगे, या 1 घंटे का एक्सरसाइज करेंगे, और बाकी दिन भर में मूवमेंट अपनी अच्छी रखेंगे, सिर्फ एक जगह पे बैठे हुए नहीं है, तो भी आप देखोगे आपके बॉडी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस हो जाएंगे। मगर यही, अगर आप ऐसा करोगे कि अरे मुझे ना
अपना प्रेगनेंसी रहने का है और कॉल पे बताया था कि एक्सरसाइज करना है, तो मैं सुबह 1 घंटा कर रही हूँ, दोपहर में 1 घंटा कर रही हूँ, शाम को 1 घंटा कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ओवर स्ट्रेस हो जाएगा आपकी बॉडी में। या सुबह 1 1.5 घंटा कर रहे हो, शाम को 1 1.5 घंटा कर रहे हो, नहीं, लिख लीजिए, हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोचना है। नहीं सोचना है, भले आपका गोल शॉर्ट टर्म का होगा, नहीं सोचना है मगर वैसे। ओके। और ओवर स्ट्रेस की वजह से भी कई बार लेडीज को प्रेगनेंसी नहीं रहती, ओवर स्ट्रेस की वजह से। अब ये ओवर स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है या मेंटल भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें ये देखना जरूरी है कि कैसे हम इसको जीरो लेवल पे रख सकते हैं। इज दैट ओके? क्लियर है फ्रेंड? सबको समझ आ रहा है तो चैट विंडो का फटाफट इस्तेमाल करें और डाले यस। ओके। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपका सवाल डाल सकते हो कि क्या नहीं समझ आया। ओके। तो ये है फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन बना चुका हूं, मगर वो आपके काम की नहीं है। ओके। बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें, मगर जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये इतनी सारी अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डॉक्टर साहब के पास में, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। लिख लीजिएगा, हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। होल ग्रेन्स खाना, फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना जरूरी है। प्रोसेस फूड को जीरो डाउन करना इंपॉर्टेंट है। शुगर्स को कम करना या बंद करना इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स को जीरो डाउन करना इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें, या अगर आपके बाजू में कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो वो भी बिल्कुल ना करे, मतलब उसके साथ में ना बैठे। अल्कोहल का इंटेक भी नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। फोलिक एसिड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप फार्मूला 2 लेते हो तो उसके वन ऑफ द इंग्रेडिएंट फोलिक एसिड भी आता है, तो आप, इसलिए मैंने बोला है कि उसको ये करें। ओके। और अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स लेना भी जरूरी है। ओके। यस। अब ये एक मस्करी है मगर ये थोड़ी सी समझ लेनी है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये मस्करी क्या है मालूम है? आप साहब को बोलते हो मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल। जैसे अभी ये बंदा सामने बैठा है, ये बंदा आया है, उसके सर में तीर लगा है, वो लेकर डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब बोलते हैं यस आई थिंक तुम्हारे हेड में एक तीर घुसा है, मगर फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बंच ऑफ टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि तुम्हारे सर में तीर लगा है। ओके। मगर सच्चाई दोस्तों आज की यही है। ओके। सो नो हार्डशिप्स विथ एनीवन। मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझे, इसीलिए हम लोग इतना एजुकेशन दे रहे हैं आप लोगों को। ओके। सो ये सारी चीजें हो चुकी है, जिसके अंदर अभी एक दो चीजें मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड करूंगा। केमिकल कंजम्पशंस या रेडियोलॉजिकल कंजम्पशंस, आप लिख लीजिएगा इन दोनों चीजों को। तो पेस्टिसाइड्स और इन चीजों की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अभी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन होता है, या स्पर्म का फंक्शनिंग ठीक नहीं होता, या डिलीवरी ठीक से नहीं होती स्पर्म की। डिलीवरी ठीक से नहीं होती का मतलब क्या है? मेल इजैकुलेट तो करता है मगर वो सही जगह पे एक्चुअली नहीं जा पाता स्पर्म। तो हो सकता है इसके अंदर आप लिख लीजिएगा कि मेल के सेक्सुअल अराउजल का इशू आ सकता है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो टाइटनिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम आती है कई सारे लोगों को। ओवर एक्सपोजर टू सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कोई रेडियोलॉजिकल वेव्स होती है। ओके। या किसी भी तरीके से मान लीजिए आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पर अलग अलग रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है, आप कोई स्कैनिंग डिपार्टमेंट्स में काम करते हो या ऐसी कुछ कंपनियों में काम करते हो जहां पे हजार्डस टॉक्सिक रेज निकलती है, तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कैंसर अगर किसी को है तो उससे भी एक्चुअली इनफर्टिलिटी में इश्यूज आते हैं। और कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स होती है इसके अंदर भी रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट कई बार इस्तेमाल होती है, तो जिसकी वजह से
मेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है, या जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। अब एक चीज जो यहाँ पे लिखी नहीं है मगर बहुत सारे मेल्स करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो है, लिख लीजिएगा, लैपटॉप को अपने लैप पे रखना। लैपटॉप को अपने लैप पे रखना। जब आप लैपटॉप को आपके लैप पे रखते हो तो लैपटॉप की बैटरी नीचे की साइड में होती है, और वो बैटरी जो है वो आपके पैरों को भी गर्म करती है अंदर, या आपके टेस्टिकल्स को भी गर्म करती है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, बड़ी गंदी आदत होती है लोगों को, कहीं पर भी अपना लैपटॉप निकालते हैं, मांडी पर रखते हैं और काम करते हैं। एम आई राइट? करते ना? आपने देखा है बहुत सारे लोगों को, या आप खुद भी हो सकते हो उसमें से, कि लैपटॉप निकालते हैं, मांडी पर रखते हैं और काम करना शुरू करते हैं। कुछ अर्जेंट रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, या सामने टेबल भी है, या आलसी है, जाके टेबल पे नहीं बैठेगा। तो लिख लो, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आपका स्पर्म जो है वो आपके टेस्टिकल्स डैमेज हो जाएंगे गर्मी की वजह से। और अगर टेस्टिकल्स डैमेज हो जाते हैं तो स्पर्म काउंट के अंदर इशू आएगा, स्पर्म क्वालिटी के अंदर भी इशू आएगा। नॉर्मली 1-2 साल तक किसी ने ये कार्यक्रम किया तो फिर वो बाद में डॉक्टर साहब के चक्कर लगाते बैठेगा कि मेरा स्पर्म काउंट नीचे गया, मेरे स्पर्म्स की क्वालिटी खराब है। समझ में आ रहा है कैसे गलती करते हैं हम लोग अपने हाथों से? मालूम ही नहीं है इसलिए। राइट? आप में से कितने लोगों को मालूम नहीं था अभी तक का ये बात? अभी जो मैंने आपको बताया, अभी तक आपको ये बात ही मालूम नहीं थी, ये पहली बार आपने सुना? माय गॉड, क्या बात कर रहे हो, लैपटॉप को लैप पे रखने से ऐसी प्रॉब्लम आती है? चैट विंडो में डालना, कितने लोगों को पहली बार पता चला ये? या ये वर्चुअल हैंड रेस भी कर सकते हैं। पहली बार पता चला आपको कि बाप रे, ये अगर ऐसा हुआ तो? और मैं तो ये कर रहा था, आप में से बहुत सारे लोग तो ये कर रहे होंगे। हाँ, लैपटॉप को, टैब्स को, जो थोड़े से गर्म होते हैं उसको अपने लैप पे रखने का। राइट? सो समझिएगा इस बात को फ्रेंड्स। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जिनकी हम लोग गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे इसमें इश्यूज आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और समझते हैं कि और क्या है मेल इनफर्टिलिटी में। राइट? नेक्स्ट, मेल्स में कुछ इश्यूज आती है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है। नंबर 1 इज मम्स। लिख लीजिए, मम्स मतलब क्या है? गिठान आना, गिठान आना, जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेडिएशंस, ओवरवेट और ओबेसिटी। क्या आपने देखा? यहां पर भी ओवरवेट मतलब वजनदार लोग जो है उनको प्रॉब्लम है। और कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और अगर आप कोई रीजंस की वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो वहां पर भी मेल्स में इश्यूज इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आ सकते हैं। तो मेल्स में इनफर्टिलिटी को समझने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। नंबर 1, एक क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ स्पर्म। क्वांटिटी ऑफ स्पर्म में अगर कोई मेल, ओके, इंटरकोर्स करता है, उसका या उसका सीमन का अगर आप सैंपल लेते हो और उसके अंदर 0 स्पर्म आता है तो उसे बोला जाता है एजोस्पर्मिया। और अगर उसका उसके शरीर में स्पर्म तो है मगर बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसे बोला जाएगा ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। और यही अगर आप क्वालिटी के अंदर बात करोगे तो क्वालिटी का मतलब क्या है कि स्पर्म को वुमेन ऑर्गन के अंदर रिलीज करने के बाद में वो स्पर्म अंदर मोटिलिटी कर रहा है क्या, मतलब वो अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर एग के पास में जा पा रहा है क्या, उसे बोला जाता है मोटिलिटी। अब ये जो मोटिलिटी है अगर ये कम होगी तो उसे बोला जाएगा एस्थीनोजूस्पर्मिया, एस्थीनोजूस्पर्मिया। हाई परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स अगर रहेंगे, मतलब स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर प्रॉब्लम है, स्पर्म का स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं बन रहा है। ओके, मतलब मुंह की जगह पे मुंह नहीं है, टेल की जगह पे टेल नहीं है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज टीरैटोजूस्पर्मिया, टीरैटोजूस्पर्मिया। ओके, अब ये होने के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगेन, ये कुछ कारण है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर आपको समझना होगा कि मल्टीपल चीजें हो सकती है, और ये हमने अभी आपको बताई है थोड़ी सी। राइट? अब करना क्या है, मेल्स ने क्या करना है, लिख लीजिए। अगर आप तंबाकू खाते हो, ड्रग्स लेते हो,
अल्कोहल लेते हो तो इमीडिएटली बंद करना है। हाई टेम्परेचर्स, हॉट टब्स, हॉट बाथ ज्यादा लेते हो तो उसे भी बंद करना है। लैपटॉप को मांडी पे रखना भी बंद करना है। अवॉइड एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। वेट को नॉर्मल मेंटेन करना यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस को रिड्यूस करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्मोकिंग को बंद करना इंपॉर्टेंट है। कैफीन का इस्तेमाल कम करना इंपॉर्टेंट है। राइट, यस, ये कुछ और चीजें हैं जो, ठीक है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सो इनफर्टिलिटी इज मल्टीफैक्टोरियल। आपने अभी एक फैक्टर, आपने बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स अभी देखे इसके अंदर, मगर हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी आदतों की वजह से ही हमें सारे इश्यूज आने वाले हैं। राइट, सो इनफर्टिलिटी के लिए आई विश एवरीवन अ गुड एंड हैप्पी पेरेंट लाइफ इन फ्यूचर, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट। लोग यही चाहते हैं कि वो पेरेंट बने एक दिन, इसलिए वो सारी इतनी मेहनत करते हैं। राइट, लिख लीजिएगा। आपको ऐसा दो चीजें हैं, एक कोशिश पूरी करिएगा, दो चीजें हैं, एक कोशिश पूरी करिएगा जब आप पेरेंट बनना चाहते हो, तो जो जितनी सारी चीजें आज आपको पता चली हो, सारी की सारी चीजें ठीक से करिएगा। अब मेल्स के लिए क्या सोल्यूशन है, आप लिख लीजिए। मेल्स के लिए, आपका वेट ज्यादा है या आपका वेट नॉर्मल है, तो पहले अगर वेट ज्यादा है तो आपको वेट लॉस करना है। और अगर आपका वेट नॉर्मल है मगर फिर भी आपको ये स्पर्म काउंट से रिलेटेड क्वालिटी या क्वांटिटी कोई भी इसके अंदर अगर आपको इशू आ रहा है, तो देन व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज नोट डाउन। ओके, अगेन मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। मेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होती है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मेरी इफिकेसी कम है। उसके ईगो पे आ जाती है बात, एम आई राइट? ईगो पे आ जाती है कि यार ये क्या बात हो गई, मतलब जैसे फीमेल को अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो उसको जैसे दर्द होता है, तकलीफ होता है, वैसे मेल को होता है। कब? जब उसे ये पता चलता है कि उसकी वजह से उसका पार्टनर जो है प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहा। ये बहुत ज्यादा हर्टिंग बात हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले लिख लीजिए, साइकोलॉजी को संभालें। मेल अपनी साइकोलॉजी को संभाले, फीमेल अपनी साइकोलॉजी को संभाले, बिकॉज ये साइकोलॉजी से ही अगेन स्ट्रेस डेवलप होने वाला है। नंबर वन। नंबर टू, मेल को बेसिक ब्रेकफास्ट, फार्मूला 2, फार्मूला 6 और फार्मूला 27, फार्मूला 2, फार्मूला 6, फार्मूला 27 और फार्मूला 7 भी अगर ऐड करेंगे तो अच्छा है। तो स्पेसिफिकली जो मेल्स में इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, इरेक्शंस, तो वहां पर फार्मूला 7 और 27 बहुत मदद करेंगे। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्पर्म काउंट के, स्पर्म मोटिलिटी को इंप्रूव करने के लिए 2, 6 और 27 मदद करेंगे। तो अब और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप एक कपल हो और आप कोशिश कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो मेरा मानना यह है कि आपने टेस्ट वेस्ट कर लिए होंगे और आपने उसमें देखा होगा कि मान लीजिए फीमेल का प्रॉब्लम है, तो मेल क्या बोलेगा, यार तेरा प्रॉब्लम है, तू कर, जो भी प्रोग्राम करना है वो तू कर। ओके, और अगर मेल का प्रॉब्लम है तो हो सकता है फीमेल बोले कि तेरे स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तू ट्रीटमेंट कर, या तू ये जो भी अलग अलग फॉर्मूलाज है वो तू इस्तेमाल कर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इररिस्पेक्टिव की प्रॉब्लम किसकी है, सक्सेस आप दोनों को चाहिए, सक्सेस आप दोनों को चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की ताकत बनिए। पहले एक दूसरे को ब्लेम मत करिए या एक दूसरे के लिए दिल में वो ग्रज मत रखिए। कई बार होता है, स्पेशली लेडीज या जेंट्स दोनों भी जो है, शादी के पहले उनको ये चीजों के बारे में पता रहता है, मगर वो ड्यूरिंग द मैरिज बताते नहीं है। ऐसा भी होता है कि पीसीओएस है, पीसीओडी है, मगर बताएंगे नहीं वो। राइट, और फिर वो प्रेग्नेंट, मतलब ये होने के बाद में इश्यूज आ जाते हैं मैरिज होने के बाद में, तो मेल कैन फील चीटेड। सिमिलरली, मेल का अगर इशू है और उसको बाय एनी चांस पहले पता चल चुका है, तो अगर वो नहीं बताता है तो वो फीमेल भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है कि मुझे बताया नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर आप दोनों का गोल एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है, तो आपको दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो हो गया है उसको तो कुछ कर नहीं सकते आप चेंज, मगर यहां से आगे आप आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। नंबर टू,
दोनों भी विजुअलाइजेशन की पावर, मेडिटेशन की पावर का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, दोनों भी अपने साइड से 0.1% भी गैप ना छोड़े। तो अगर फीमेल को पीसीओडी पीसीओएस है और मेल बोलता है कि नहीं यार मेरे को इस्तेमाल नहीं करना है कुछ भी, मेरे को नहीं बेसिक ब्रेकफास्ट लेना, मेरे को नहीं फॉर्मूला 2 6 27 लेना क्योंकि मेरा सब कुछ सही है, तो हो सकता है अभी आपका डॉक्यूमेंट्री पे सही है, हो सकता है, ध्यान देके सुनना, आपका डॉक्यूमेंट पे सही है, मगर आप भूल गए देर आर 25% केसेस विच आर अनएक्सप्लेन्ड। सो व्हाई यू वांट टू टेक अ चांस? जब आपका पार्टनर ठीक से कर रहा है तो आप भी ठीक से करिए ना। अगर आप दोनों मिलके करोगे तो आप दोनों को रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है एक्चुअल में प्रॉब्लम लेडी का है ही नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी आपको, यहाँ पे समझिएगा। इरेगुलर पीरियड्स भी अगर है तो भी बहुत सारी लेडीज को प्रेगनेंसी रहती है। पीसीओडी अगर है तब भी बहुत सारी लेडीज को प्रेगनेंसी रहती है। तो हो सकता है आपकी वाइफ भी उसी में से हो जिसे एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, मगर प्रॉब्लम उसका नहीं है। आप पीसीओडी या पीसीओएस है बोल के आप उसकी तरफ देखते बैठे हो, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम आपका है। दैट इज पॉसिबल। और जरूरी नहीं कि मेडिकल रिपोर्ट सारी चीजें आपकी कैप्चर करे। द बेस्ट थिंग इज टू वर्क एज ए कपल, एज ए कॉम्बिनेशन, एंड नेवर एवर गेट फ्रस्ट्रेटेड विथ वट एवर जो कंडीशंस में से आप जा रहे हो। अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे और ये बेसिक चीजें करोगे, along with meditation, visualization, along with different formulas. Females, basic breakfast 2 times a day, फॉर्मूला 2 सुबह दोपहर शाम, फॉर्मूला 6 सुबह शाम, और फॉर्मूला 9 भी एक ऐड कर सकते हो इसके अंदर, 9, बिकॉज विटामिन डी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड साथ में फॉर्मूला 14, ये फीमेल एक्चुअली कंज्यूम कर सकती है, और मेल जो है वो बेसिक ब्रेकफास्ट फॉर्मूला 2 6 7 एंड 27 कर सकता है। आप ये चीजें फॉलो करिएगा, मेडिटेशन करिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक एक बंदा भी नहीं देखा जिसने ये मेरा पूरा प्लान फॉलो किया एंड उनको अभी तक कंसीव नहीं हुआ, ऐसा मुझे नहीं मिला कोई। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आज के सेशन में काफी सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला होगा। एंड फ्रेंड्स, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो मिशन है स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए हम सब लोग आपका सपोर्ट चाहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। कल हम एक यूनिक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। हम हमेशा वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। यस, कल हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, मगर कल हम जानेंगे वो पिलर्स जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट्स बढ़ते हैं, और फैट्स को कैसे कम करना है उसके बारे में एक्चुअली हम लोग बताएंगे कल। ओके, सो मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स। कल के टॉपिक का नाम है पिलर्स ऑफ फैट गेन, पिलर्स ऑफ फैट गेन। तो कल का टॉपिक भी बहुत यूनिक होने वाला है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को बुलाइए एंड लेट्स हेल्प हमारे इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू।